ये क्या है इसके बारे में जानने के लिए आप इसके साइट्स पे जाके विजिट कर सकते हैं, आपके जो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरा नाम करंट फिजिक्स हुआ और आप लोग हम आज पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो समझेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चैप्टर का मेरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक शायरी बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुश्किल लिखते जाओ, मैं मंजिल लिख दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आप तुम कितने भी रास्ता में मुश्किल आते रहे, लेकिन मुश्किल से घबराना नहीं है, हम लोग मंजिल लिखेंगे। ठीक है, अब समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या है। कुछ टाइम पहले गाना आया था, वो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। ठीक है, तो आप समझेंगे एक्चुअली में तारों का शहर में जाना नहीं है, आज इलेक्ट्रॉन का शहर में जाना है। एक्चुअली में आप क्लास 9 के बारे में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9 में कि एक्चुअली में चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिर से मैं पढ़ाऊंगा यहां पर, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसके शहर में ले जाएंगे। एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का शहर है। ठीक है, तो आज तुम लोग चलने वाले हो इलेक्ट्रॉन के शहर में। ठीक है, तो उससे जाने से पहले हमको समझना होगा चार्ज। एक्चुअली में चार्ज क्या है। ठीक है, तो हमको पहले पता है हेडिंग डालना होगा, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है समझेंगे। आज से पहले आपको बताए होंगे कि मैटर का दो प्रॉपर्टी होता है। मैटर कितना प्रॉपर्टी होता है, दो। पहला प्रॉपर्टी आप लोग जानता होगा कि मैटर के पास मास होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या जानते होंगे, उसके पास वॉल्यूम होता है। समझे ध्यान से, तो जिसके पास मास और वॉल्यूम हो उसको मैटर बोलते हैं। तो आज मेरे तरफ से, यानी कि मेरे तरफ से नहीं, साइंस की तरफ से तीसरा प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड कीजिएगा, उसके पास चार्ज भी होना चाहिए। उसके पास चार्ज होना चाहिए, तभी जाकर के मैटर बना सकता है। चार्ज नहीं रहेगा तो मैटर नहीं बना सकता है। ठीक है, तो समझे पहले कि एक्चुअली में चार्ज है क्या, तो इसे डिफाइन करते हैं हम लोग चार्ज को। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट attract or repel of another material। ये क्या बोलता समझते हैं। चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज जो है क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, तो मैटर का प्रॉपर्टी है चार्ज। अब बताया ना आपको कि प्रॉपर्टी आपका मैटर का दो चीज मालूम होगा, मास और वॉल्यूम। लेकिन आज आपको बताते हैं कि चार्ज भी क्या है, मैटर का ही प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज अट्रैक्ट होगा चाहे तो रिपेल करेगा, मतलब एक तरफ खींचेगा चाहे तो दूर भगाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे चार्ज। किसको, अदर मटेरियल को खींचेगा ना, चाहे तो अट्रैक्ट करेगा चाहे तो रिपेल करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी के मैटर को हम लोग बोलते हैं चार्ज। आई थिंक चार्ज क्लियर होगा। अब समझेंगे कि चार्ज होता कितना टाइप का है। अब देखेंगे टाइप ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपको बता देते हैं, चार्ज होता है दो टाइप का होता है। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज, पहला जो है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। तो आप लोग के मैक्सिमम स्टूडेंट यही बताएंगे कि हाँ सर, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जो कुछ हद तक सही है, लेकिन एक्चुअली में रीजन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज आने का रीजन क्या है समझते हैं पहले। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उस एटम में प्रोटॉन ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन से। अब आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम में पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन समझेंगे किस प्रकार से ज्यादा होता है, उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तब जाकर के नेगेटिव चार्ज आता है। समझते एक्चुअली बात क्या है। आपको मालूम होगा कि जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है
वो होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। तो आपके बारे में एक बात बताएंगे कि सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। अब थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहेंगे हम। बात क्या है, आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ क्यों रहा है? अगर बात बनेंगे आपके इस एटॉमिक नंबर है 11, तो प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? 11, और इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? 11। बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के लिए, तो आपको मालूम है कोई भी चीज होता है अपना स्टेबल होने के लिए चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। आप भी चाहते हैं, आप कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं ताकि कहीं पढ़ लिख करके स्टेबल हो जाए। सब कुछ चाहता है स्टेबल होने के लिए। तो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एवरी पार्टिकल्स आर मूविंग, कोई पार्टिकल्स मूव करते रहता है, बट चाहता तो है स्टेबल होने के लिए। लेकिन स्टेबल तभी हो सकता है जब उसका डुप्लेट कंप्लीट रहेगा, चाहे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। डुप्लेट क्या सर? अगर पहला सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बाबू स्थिर रहेगा और स्टेबल रहेगा, और पहला सबसेल के बाद जितना भी सबसेल आएगा उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो सोडियम का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझिएगा ध्यान से। आपको बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है? तो रहता है न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में। अब हम बना रहे सोडियम का स्ट्रक्चर, तो मालूम है कि स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो स्टेबल है। सेकेंड में कितना है? 8 है। अब जानेंगे सेकेंड में कब बनाते हैं यहां पर, और सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8 रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक स्टेबल है बिकॉज इसका डुप्लेट कंप्लीट है पहला सबसेल का, और दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो जो इलेक्ट्रॉन है आ जाएगा किसमें? तीसरा सबसेल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? तीसरा सबसेल में आ जाएगा। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन के चलते ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल तभी हो सकता है जब इसका चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट रहे, चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको कंप्लीट करवाना है, स्टेबल करवाना है, तो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में पहले से इलेक्ट्रॉन एक है, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और आएगा तभी जाकर स्टेबल हो पाएगा। तो आप बताइए इसमें प्रोटॉन है 11, मतलब प्रोटॉन पर रहता है चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर रहता है नेगेटिव। अगर मान लीजिए इस पर 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कौन सी बात है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। अगर मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना? 18। आप हमको एक चीज बताइए, क्या 11 पॉजिटिव चार्ज 18 नेगेटिव चार्ज को पकड़ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? कहने का मीन्स है कम से अरे 1-2 होता तो मानते हैं, लेकिन यहां पर सोचिए 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएगा। अरे 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, इतना पकड़ना पॉसिबल इसकी बात की नहीं है। तब हम समझेंगे। तब दूसरा तरीका क्या है? सर अगर इसको हम फेंक देते हैं, इसको फेंक देते हैं हम, फिर तो स्टेबल हो जाएगा ही। बात सही है बिल्कुल। जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर फेंकेंगे, लूज करेंगे, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप हमको बताइए इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बीच में हो जाएगा, शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर बताइए ये वाला में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कि एक तो लॉस कर दिया है। अब बताइए ये था सोडियम, ये स्टेबल नहीं था, लेकिन जैसा ही लॉस किया अब इसका 2 सबसेल बच गया, लेकिन ये क्या हो गया? सोडियम। अब आप बताइए हमको यहां पर कि प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? तो ज्यादा है प्रोटॉन। तो आपको डिफिनेशन में लिखवाया था कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1+ आ जाएगा। ठीक है, क्या बात कर दी हमने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। आई थिंक क्लियर होगा पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, एक्चुअली में यहां पर क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा हो जा रहा है। अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो नेगेटिव चार्ज समझने के लिए हमको समझना होगा क्या?
इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक हम मेटल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 17। समझिए ध्यान से, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7 आएगा। ठीक है, आप बताइए हमको पहले, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां आएंगे? बीच में आएंगे। और इसको डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, पहला में यहां तक स्टेबल है, यहां तक स्टेबल है, ये सेकेंड सबसेल, ये थर्ड सबसेल। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक भी स्टेबल है। अब बताइए लास्ट में कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्या अब स्टेबल है? नहीं है। हमको स्टेबिलिटी के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। तब क्या करेंगे हम यहां पर? सुनिए, चाहे तो 7 को लॉस कर देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, चाहे तो 1 को ले लेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो आपके लिए क्या लग रहा है, 7 फेंकना सही है कि 1 ले लेना सही है? हाँ, आपका आंसर सुन लिया सर, यहां पर 1 ले लीजिए, बट सोचते हैं कि 7 फेंकेंगे तो आखिर होगा क्या? ठीक है, अगर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10। लेकिन सोचिए, इस 7 लिख तो दी है, लेकिन निकालना वो इतना मुश्किल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने का मीन सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो प्रोटॉन है कितना? 17, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16, पकड़ सकता है। फिर एक और हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो गया 15, प्रोटॉन हो गया 17। तो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन जो है ज्यादा जोर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, पकड़ मजबूत बनाएगा उस पर। अब बताइए, इसको निकालना थोड़ा सा टफ लगेगा हमको, कहा कि इसके प्रोटॉन ज्यादा हो तो पकड़ लिया जोर से। एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए मेला में कोई 2 भाई हैं, एक भाई मेला में भुला गया, तो अगले वाले भाई को मेला में जाएंगे तो पकड़ के रखेंगे ना, तो जैसा ही 2 लॉस करेंगे तो इस पर और ज्यादा फोर्स हो जाएगा। इसलिए इसको लॉस करवाना के पास एनर्जी नहीं होता है, इसलिए जब लॉस ही नहीं करेगा तब हम बोलते हैं क्या है, इसमें क्या जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन एक तो गेन कर लेगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इसे क्रॉस हम दिखा देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? शुरू में 2 है, फिर 8 है, फिर कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ सर, यह स्टेबल है, बट यहां पर देखिए ध्यान से, प्रोटॉन जो है 17 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो यहां पर बताइए प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे? इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा सर, यानी Cl क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, आज क्लास लंबा चलने वाले, पूरा इलेक्ट्रिसिटी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आखिर चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, तो उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम, इसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको एसआई यूनिट ऑफ कूलॉम हो गया, बट इसको लिखते किसमें सर? तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को मेजर करेंगे कूलॉम में, लेकिन डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है मालूम है? पहला, सेम चार्ज
विल रिपेल, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, फिर भी तो सेम चार्ज है, तो यहां पर भी वही चीज रिपेल करेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर डिफरेंट चार्ज आएगा, तो यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज, ये बात सेम हो गया, यहां पर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ सकते हैं आप, डिफरेंट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल। यहां पर हम सेकंड में भी लिख देते हैं कि डिफरेंट चार्ज विल बी अट्रैक्ट, अलग अलग चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, बता दीजिए। हमारे स्कूल वाले टीचर पूछते हैं, मैम पूछते हैं, नहीं बताने में गुस्सा हो जाते हैं, तो आज के बाद गुस्सा नहीं होना है, मिस को बोल दीजिएगा। सुनिए, एक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सोचिए उतना सारा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है बाबू। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 प्लस इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, बट ये होता है माइनस में और ये वाला होता है प्लस में। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 और इसका होता है 9.1 10 टू पावर -27। ठीक है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ जाइए, वही काफी इंपोर्टेंट है। प्रोटॉन का चार्ज कहीं पर भी इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, सर इसका जो है अब बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना है, आपको इसको मेजर करते हैं कूलम में। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझिएगा। अगर बताइए अब जाते हैं अंडा दुकान में ऑमलेट खाने जा रहे होंगे, तो ऑमलेट खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आज हमको आधा अंडा का ऑमलेट बना के दो। ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे होंगे। आज हमको आधा ऑमलेट का अंडा नहीं मांग रहे होंगे, और चाहे तो तुम एक का खा लो चाहे दो का खा लो, आधा क्या होता है। तो उसी प्रकार से चार्ज को हम आधा में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसी बोलते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है सुनिए यहां से, Q बराबर NE, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q मतलब क्या, हम बताएं आपको, डिनोट करते हैं Q से चार्ज को। ये क्या है, चार्ज है। अभी क्या है, नंबर है। अभी क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है यहां पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। सर इसका यूज करवा दीजिए, थोड़ा सा करवा देते हैं। सुनिए, आपका क्वेश्चन पूछता है कि, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन 1 कूलम चार्ज। क्या बोलता है सुनिएगा, ये बोलता है आप हमको बता दो कि 1 कूलम चार्ज में कितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो निकाल लेंगे हम, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। चार्ज कितना बोला है, 1 कूलम, तो यहां चार्ज की जगह पर 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू N छोड़ देंगे, कल हमको नंबर बोला है कि नंबर कितना होगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये हम बताए ना आपको क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, अगर हमको N निकालना है तो इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, तो ये 1 का 1 लिखा जाएगा, इधर आएगा
ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इस मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू एन लिख देंगे। आप हमको बताइए ये माइनस का पावर है, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहां पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन यहां पर 1.6 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। अब पॉइंट को उड़ाएंगे इसको तो यहां पर कितना आ जाएगा 0, यहां हम लिख सकते हैं क्या 10। अच्छा अच्छा प्लस में हो जाएगा। इसमें से 10 का पावर 19 है, एक 10 को निकाल लेंगे तो यहां पर एक 0 बैठा देंगे। अब इंटू यहां पर एक जब 0 निकाल दिए हैं तो यहां हो जाएगा 18 और नीचे कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एन। कुछ नहीं है, समझ आइएगा। 16 से डिवाइड मारेंगे 100 में तो 6.25 आएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया फाइनल। मतलब 1 कूलम चार्ज में आप सोच सकते इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, जो चैप्टर करना चाह रहा था। ठीक है, तो पहला इसमें जो टॉपिक आता है सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम बताए ना इलेक्ट्रॉन का शहर है, तारों का शहर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का शहर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी इज ए ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आपको तो पहले पता है इलेक्ट्रॉन का शहर है, लेकिन डिफिनेशन में ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का ब्रांच है बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी, जो कुछ आपको पढ़ना 10th में, फिर आपको पढ़ना 12th में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट चार्ज, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको बता दें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, वो 2 पार्ट में डिवाइड है बाबू, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है समझिएगा ध्यान से। क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह किसका ब्रांच है, तो फिजिक्स का ही ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स का ही क्या है, ब्रांच है, इन विच, जिसमें हम लोग भी स्टडी पढ़ते हैं अबाउट चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज तक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बट अगर हम लोग चार्ज उस समय रेस्ट में होगा तब हम बोल देंगे बाबू क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि तुम क्लास 12th में स्टार्टिंग में 2 मंथ पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बाबू। तुमको बता दे कुछ जानता होगा, बचपन पूरा ऐसे लगा करके पेपर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें क्या होता है हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में, लेकिन किसमें रहता है, रेस्ट में रहता है। आई थिंक आप लोग क्लियर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, तो ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिएगा ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी एक फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं क्या अबाउट चार्ज। सर यहां तक तो तीनों में सेम है, याद करने में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें चार्ज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, यही आपको समझना है। और इन क्लास टेंथ अब चार्ज के तो पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज किस में रहेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, ठीक है। यानी ये चीज आपको पढ़ना है क्लास 10th में पढ़ना है, अभी जो पढ़ना आपको कहां पढ़ना है, 12th में स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब क्लास 10th में जितना भी चार्ज देखेंगे आप सब क्या करेगा, मूवमेंट करते रहेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमने तो जान गए, और इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं क्या, इसका डीपीपी आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे चला जाएगा, ठीक है। उसको आप वहां से आप साइट पे विजिट कर सकते हैं, कर्ण फिजिक्स रिसर्च सेंटर का, और वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उस पर बहुत सारे नोट्स अवेलेबल कर देंगे, और वहां से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कॉपी में नोट्स बनाइए, सबसे बेस्ट नोट्स यही होगा आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चलते इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है, आपको बताते हैं। पहले करंट का मतलब समझते हैं, आखिर करंट क्या है, ठीक है। तो वाला करंट नहीं है, गाना सुने होंगे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने में क्या है, इसमें क्या बोलता है, करंट का मतलब होता है प्रवाह, करंट का मतलब होता है प्रवाह, चाहे प्रवाह कुछ का भी हो सकता है। अगर पानी का फ्लो करवा रहे हैं बिना टूटे हुए, लगातार हो रहा है पानी का फ्लो, एक करंट हो गया, किसका, वाटर का हो गया, इसको बोलेंगे वाटर करंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए तेल लगातार बह रहा है तो हो जाएगा ऑयल करंट, क्या हो जाएगा बाबू, ऑयल करंट, ऑयल करंट। अगर मान लीजिए किसी को भी लगातार फ्लो करवा दीजिएगा, उसका मतलब होता है करंट, ठीक है। अब समझिए, ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को बहाएंगे, किसको भगाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को। आपको मालूम है कि कोई भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है बीच में, मेन कांड करता कौन है, तो मेन कांड तो इलेक्ट्रॉन करता है, तो मोशन में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, करंट मतलब बता दिया आपको, करंट मतलब आप आमतौर पर प्रवाह समझ सकते हैं, प्रवाह, लगातार 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 प्रवाह होता है इसमें। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे किसको, फ्लो ऑफ चार्ज, चाहे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। समझिए ध्यान से क्या बोलता है, ये बोलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो है कितना रेट से फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट तो आप समझ गए, अभी और समझेंगे क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से, इसको डिनोट हम आई से करते हैं, इसको मेजर किस में करेंगे, तो इट इज मेजर्ड इन, आप आमतौर पर इसको बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं इसको आप, इसके आप क्या बोल सकते हैं, एसआई यूनिट, जिसका क्या होता है, इसका होता है एम्पियर, क्या होता है इसका, एम्पियर। अब समझेंगे, जब इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और इसको मेजर किस में करेंगे, इट इज measured by एमीटर। आपको बात एक बता दे,
जो एमीटर जो वर्ड आया है कहां से आया है, एम्पियर प्लस मीटर, मतलब एम्पियर को जो रीड करेगा उसी दोनों को मिलाकर के यहां पर एमीटर बन जाता है। ठीक है, तो समझे यहां से इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, जिसको हम लोग जोड़ते किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसमें जोड़ते उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। अब सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मालूम पड़ेगा आगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे, इसको मेजर करेंगे एम्पियर में, और इसको मेजर करते किससे है, तो एमीटर से करते हैं। आप देखोगे मोबाइल वाली दुकान में एमीटर रख लेता है, इसको ऐडता है पीला वाला, ठीक है, वही चीज है। ये बना कैसा है, तो एम्पियर प्लस मीटर से एमीटर बना हुआ है, और इसको जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सुनिए। अब बताइए डिफरेंशियल क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो बस पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्यू बाई टी। अच्छा, इसका आप दूसरा एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि चार्ज का होता है कूलोम, टाइम का होता है सेकंड, तो इसको आप कूलोम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और इतना ही बराबर वो क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम किसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, बिकॉज ये साइंटिस्ट का नेम से एंड्री एम्पियर का नाम के हिसाब से रखा गया है, इसलिए आप वहां पर साइंटिस्ट को मतलब सम्मान देने के लिए वहां पर कैपिटल यूज करते हैं हम यहां पर। तो बोलेगा कि 8 एम्पियर इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, पहला कूलोम पर सेकेंड, दूसरा देगा वोल्ट, मतलब कुछ करके दे देगा, तो आप इसमें टिक मारिएगा, बिकॉज इसी के इक्वल होता है, ठीक है। और समझते हैं इसमें कि सर 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर, इसको डिफाइन कर दीजिए सर, बिल्कुल करेंगे, आखिर 1 एम्पियर कहेंगे किसको, तो समझते हैं यहां, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहां देखिएगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। इट इज said to be 1 एम्पियर। अगर मान लीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो बोलेंगे 1 एम्पियर। जैसे देखिए आप 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, आप तो बोल देंगे क्या कि 1 एम्पियर होगा, बिकॉज यहां पर कटे तो एक ही ना आएगा, इसलिए 1 एम्पियर बोलते उसको, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में है क्या। आप यहां तक इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो पीपीटी है आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर समझ में आ गया होगा इसके बाद। अच्छा, इसके बाद समझते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, बैठिए समझते हैं इसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज कैसा फ्लो करता है, और इसी में हम समझेंगे हम लोग कि साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है। पहले समझते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। आपको एक बात बता दें, अगर मान लीजिए एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, समझे ध्यान से, एक वायर है। अगर आपसे हम बोलेंगे कि सर एक वायर तो है, हम समझ रहे हैं वायर है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बट इसमें बहुत सारा एटम भी होगा, क्या इस बात में आप मानते हैं कि हाँ सर इसमें बहुत सारा एटम होगा। जब बहुत सारा एटम होगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी होगा, अगर इसमें बहुत सारा एटम है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो आप हमको पता है अगर बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, एक इधर कर रहा है, तो उल्टा पलटा डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बात करें जैसा ही इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, जैसा ही इसमें हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। अच्छा इसमें नहीं, दूसरा हम कर देते इसको। आपको यहां पर मालूम क्या पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव कर रहा है, एक मतलब जैसे तैसे कर रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, उल्टा पलटा। अगर आप बताइए इलेक्ट्रॉन उल्टा पलटा मूव करेगा तो वहां पर आई बराबर कितना आ जाएगा, 0। सोच सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करवाना होगा। लेकिन यहां पर आप क्या देखें कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट 0 आएगा। लेकिन जैसे ही तार में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है बाबू, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जैसे ही इसको एक बैटरी के साथ नहीं करके हम सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको मालूम है यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है। इसके पास है नेगेटिव चार्ज, सबके पास है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव मिल गया तो सब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, कहां, पॉजिटिव की ओर। आपको बताया हूं कि नेगेटिव हमेशा किधर की ओर जाता है, अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की ओर। तो जितना भी यहां पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन सब कहां जाने लगा, इधर की ओर। तो आप बताइए यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक तरफ डायरेक्शन फ्लो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तो बाबू यहां पर करंट बन जाएगा, यानी कि यहां पर करंट बनेगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा। सर इसे याद कैसे कर रखेंगे हम लोग, बताते हैं। मान लीजिए आप शादी में जाते हैं, शादी में जाने का मेन मकसद क्या होता है, तो खाना खाने जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, अगर खाना वहां चालू नहीं है तब क्या करते हैं, अरे यहां चलो, अरे वहां चलो, यहां बैठते वहां बैठते, यहां वहां करते रहते हैं। लेकिन तो आप इधर उधर करिएगा तो वहां पर क्या रिजल्ट आएगा, 0। लेकिन जैसे ही खाना का ढक्कन ओपन हुआ तो आपका जितना भी आदमी है सबका डायरेक्शन क्या होता है, एक तरफ खाना तरफ फॉलो करता है। तो वहां पर सब कोई खाना खाने के लिए जाता है, क्योंकि मकसद मिल गया ना। यहां पर इसको मकसद मिल ही नहीं रहा है, यहां पर मकसद है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो सब एक तरफ फ्लो कर गया। अब अब यहां पर करंट बन जाता है। तो आप बताइए कभी भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, ये किससे होता है, ये बैटरी से होगा, चाहे तो सेल से होगा। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, याद रखिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करवाने के लिए बैटरी का यूज करते हैं, और क्या करता है, सेल का। आज से बहुत साल पहले, मतलब कि सबसे पहले आपको बता दें कि डीसी करंट से बनाया गया था बैटरी, सब ये तो है ही, अल्टरनेटिव करंट था ही नहीं। तो आप समझिएगा उससे भी पहले लोग मानता था कि जो करंट फ्लो होता है ना, आपको यही समझाते हैं साइन कन्वेंशन एक्चुअली में है क्या। जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, पहले के लोग मानता था, ओल्ड पीपुल क्या मानते थे कि जो करंट फ्लो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पहले लोग का मानना था कि जो करंट फ्लो होता है कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। लेकिन जैसे ही, अच्छा एक्चुअली में मानना था कैसे, तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुनोगे। तो बरसाती दिन पतंग उड़ा रहे थे, तो उसका चार्ज देखना चाह रहे थे कि जो आसमान में बिजली का लगता है, जो ठंडर होता है उसमें चार्ज है कि नहीं है, तो वहां से तो नीचे तक आ गया था चार्ज। तो मालूम पड़ा आप प्रोलॉन्ग डिफ्यूजन, कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव करता है, तो उनको लगा कर ऊपर से नीचे आ गया, तो ऊपर वाला हाई कंसंट्रेशन और नीचे क्या है, लो कंसंट्रेशन। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ऊपर वाला है पॉजिटिव और नीचे हम लोग है नेगेटिव, तो कोई भी चीज मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस हिसाब से उन्होंने साइन कन्वेंशन दे दिया ओल्ड पीपुल ने कि हमेशा करंट कैसा फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जैसा ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवर किया, तो मालूम पड़ रहा है अरे इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो मालूम पड़ा अरे ये तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये कैसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो इसके हिसाब से तो इनका कहना गलत हो गया। लेकिन उनको सम्मान देने के लिए, उनके बात को काटने के लिए नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ही दूसरे तरीके से लैंग्वेज बना लिए। क्या बना लिए मालूम है, हम लोग बना लिए कि जो करंट फ्लो होता है ना, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किधर फ्लो होगा, तो करंट इधर फ्लो होगा। हम लोग ऐसा मान लिए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है। इस हिसाब से इनका भी थ्योरी गलत नहीं हुआ और ये भी चला गया, सही हो गया। ये बीच का रास्ता हम लोग निकाले, नहीं तो दादाजी खिस्सा जाते हैं और हम लोग डंडे डंडे मारते फिर। ठीक है, आगे चले। अब इसके बाद देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीज समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर समझना पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपको हम पहले बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। पहले से डिफाइन कर देते हैं। ये क्या समझिए ध्यान से, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा कहे के लिए बाबू, तो एक चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ समझते हैं डायग्राम से क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि समझिएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, समझिए ध्यान से। तो आपको बता दें क्या यह चीज यहां पर आ सकता है, आएगा तो सर, लेकिन हमको इसलिए बहुत वर्क करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा W बराबर क्या होता है, एफ एस, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करेगा तभी हम समझेंगे कि वर्क हुआ है, नहीं तो फिर नहीं समझेंगे कि वर्क हुआ है। वही बोलता है इस पॉजिटिव को अगर यहां लाना है तो हमको इसको खींच करके लाना होगा ऐसे, इसमें हमको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज था, इसको लाए खींच करके यहां, तो इसको लाने में कुछ हमको वर्क करना पड़ा होगा, और इसको भी खींच करके अगर यहां लाए तो इसको भी हमको लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो ये पॉइंट आ गया यहां और ये पॉइंट आ गया यहां। अब इसके बीच में जितना का डिफरेंस आएगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सपीरियंस करिए थोड़ा सा, चीज को बैठिए आराम समझिए ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, हमने बताया एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मान लीजिए दो चार्ज है। अब इस चार्ज को लाने में बबुआ ये पॉइंट तक आ गया ये चार्ज, ये पॉइंट तक आ गया ये चार्ज, दोनों में कितना का डिफरेंस आया उसी बोलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या बोलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे दोनों में डिफरेंस आया कितना का। तो आपको एक बात बता दें, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक आराम से पॉइंट समझिएगा। सर यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मान लीजिए और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यहां से धर करके यहां तक लाने में जितना वर्क हम लोग को करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। वही लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, यानी कि ये वन पॉइंट हो गया, ये अनदर पॉइंट हो गया, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको बोल देंगे क्या, और बोले पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मेजर किस में करेंगे, तो पहले लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय V। इसको V से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले कौन बताया था, मैंने बैटरी कौन बनाया था, उसके सम्मान में देने के लिए अलेक्जेंडर वोल्ट ने, ठीक है। एक मिनट, इसलिए हम लोग वोल्ट में लिखते हैं उनके नाम को सम्मान देने के लिए, ठीक है। अब आगे समझिएगा, इट इज measured बाय वोल्ट मीटर। इसको मेजर किस में करता है, इसको मेजर करता है वोल्ट मीटर में, ठीक है, समझिए ध्यान से। इसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर में, ठीक है, जिसको वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें जोड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों जोड़ता है आपको मालूम पड़ेगा, आगे बताएंगे भी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है।
आप लोग साथ में खाना पीना खाने के लिए बैठ जाइए, ठीक है, और खाना खाइए, लेक्चर देखते रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको डिनोट करेंगे V से और मीटर करेंगे वोल्ट मीटर में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशियल से ही फॉर्मूला बनाइए। क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करल जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज, और चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि V बराबर W बाई क्यू, मतलब बोल सकता पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क एक प्रकार का एनर्जी, इसको लिखेंगे जूल में, और क्यू को चार्ज को लिखते हैं कूलम में, सी से मेजर करते हैं उसको, यहां हो गया जूल पर कूलम। यानी कि आपको कहीं पर अगर बोल देगा इतना ही बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट, क्या होता है 1 वोल्ट, जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको 1 वोल्ट बोल देंगे। आई थिंक क्लियर होगा। इसको आप कॉपी में लिखते जाएंगे, ठीक है, आपके साथ नोट्स बनता चलेगा, ऐसा डीपीपी रहेगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब जान दीजिएगा, एक काम और कीजिएगा, मजे से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चले, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सुनिए यहां से, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू, एक मिनट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। क्या बोला सुनिएगा, ये बोलता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हमको काम करना पड़ेगा फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूवमेंट करवाने के लिए, कहां से, वो चार्ज रहेगा इनफाइनाइट पर से लेकर के लाने में एक पॉइंट तक। मान लीजिए ये जो एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, और इनफाइनाइट पर मान लीजिए चार्ज है। आपको मालूम फिजिक्स में भी एक, आप जहां पर पढ़ उसे एक 100 मीटर का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहां से लाने में जितना इसको वर्क करल जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, उसको बोल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी बोल देंगे उसको, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सर, ये तो वही है, हाँ वो सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम है। उसमें 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट था, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट टू ए पॉइंट है, बात खत्म। सेम चार्ज लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती लाना ही तो आएगा नहीं अपने से, बिकॉज यहाँ पर माइनस नहीं है, तो जो भी होगा यहाँ पर बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक बहुत खूबसूरत सा सेंटेंस है, जैसे आप लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उसी प्रकार एक खूबसूरत सा सेंटेंस क्या समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस is known as voltage, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। समझ गया बालक बालिका, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, इस सब इसको वोल्टेज बोलते हैं, यही इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, यही तो बुलाता है आजा आजा आजा। और आपको एक गाना सुनाते हैं हम, गाना क्या था सुनिएगा। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे टच कर रहा होगा 440 वोल्ट लग रहा होगा ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग जाएगा तो समझ लेना मतलब कि व्यक्ति चला जाएगा। लेकिन गाना थोड़ा समझिएगा ध्यान से, वो कहना चाह रहा है उस कविता में, कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि 440 जूल ऑफ वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, मतलब 1 कूलम चार्ज में 440 जूल वर्क कर रहा है। मजाक से बात, लेकिन बात यही है कि 440 जूल वर्क करना चाह रहा है 1 कूलम चार्ज में, तो उसको लगे हुए करेगा 440 वोल्ट का झटका। ठीक है, खैर छोड़िए, गाना क्या करना है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसे बोल देंगे वोल्टेज। अब इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है सर बता दो, आज आप लोग लाइक कर दीजिए दबा करके, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप पूरा बैठिए, पूरा चैप्टर आज खत्म ही करिए, चैप्टर कुछ नहीं है, ठीक है, हलवा है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बाबू बता दो, समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज ए डायग्राम, ठीक है, विच शो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग और नॉट। एक सर्किट डायग्राम है जो दिखाता है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होगा तो बोलेंगे हाँ हो रहा है, और नहीं होगा तो बोलेगा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने में क्या है, एक डायग्राम है बाबू जो दिखाता है विच शो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग और नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे बोले इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे समझिएगा, ये दो टाइप का होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप कितना का होता है, कितना टाइप का होता है? तो पहला क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या दिखाता है? तो क्लोज सर्किट इज डायग्राम इन विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस, मतलब दिखाता है कि इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पास हो रहा होता है, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, ये डायग्राम है, ये मान लीजिए बल्ब है, ऐसे है ऐसे है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर दिखा दिया प्लस, यहां पर माइनस, थोड़ा सा देखिए यहां पर दिखा दिया, और ये बंद स्विच है, ये बल्ब आपका है, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये सर्किट क्लोज है, इसमें क्या होगा? ये बल्ब जल जाएगा बाबू, ये बल्ब जल जाएगा बाबू। ओपन सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई फ्लो नहीं करेगा। जैसे समझिए, देखिए यहां से मान लीजिए बल्ब है, आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां स्विच क्या है? ओपन है, ये क्लोज स्विच का पहचान है, ये ओपन का पहचान है, यहां पर बल्ब नहीं जलेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। अब कुछ समझिए ध्यान से, यहां पर मिटा दे थोड़ा सा हम, डिवाइस, ठीक है, और उसका यहां पर हम लिखते हैं सैम्बल, ध्यान दीजिएगा। तो पहला दिखाते हैं बल्ब का। बल्ब का कैसा होता है बाबू? तो बल्ब का हम लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये बल्ब का हो गया। दूसरा करते हैं किसका? दूसरा करता है स्विच का। और स्विच कैसा? ऑन का। तो ऑन स्विच का होता है ऐसे, ऐसा भी होता है, ये टच होना चाहिए, और नहीं तो फिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। स्विच ऑफ का मतलब कहने का कि ऑफ जब स्विच रहे तो फिर कैसा होगा? तो इसका बाबू ऐसा हो जाएगा, ध्यान देना, ऐसा, और दूसरा ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए आगे, पोटेंशियल बैट सेल का क्या हो जाएगा?
तो सेल का बाबू हो जाएगा एक तो छोटा एक बड़ा, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, दूसरा देखते हैं बैटरी। बैटरी का क्या हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, ए प्लस ए माइनस, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक है, रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। एमीटर का क्या हो जाएगा, एमीटर को लिखेंगे हम लोग कैपिटल ए से। वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का हो जाएगा भी से, ना दीजिएगा। ये सब कुछ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसको आगे समझने के लिए सब क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इतना चीज हो जाने के बाद अब समझते हैं हम लोग क्या, ओम्स लॉ। क्या समझते हैं, ओम्स लॉ। बहुत मजेदार टॉपिक ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ क्या है, तो आपको बता दें, रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। इट इज ए रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन है। ध्यान समझिएगा, ओम्स लॉ इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, इट इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है बिटवीन के बीच का, किसके बीच का भाई, तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से ये कैसा रिलेशन है। देखिए, व्हेन टेम्परेचर एंड अदर डायमेंशंस will constant, then ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर चाहे और डायमेंशन को कांस्टेंट रखेंगे तब क्या होता, सुनिएगा, देन वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the electric current। क्या बोला, सुनिएगा सर, अगर हम टेम्परेचर को, अगर हम कोई भी, चाहे तो टेम्परेचर रहे चाहे तो कोई भी डायमेंशंस रहे, उसको अगर कांस्टेंट रखते हैं तब जो इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपको बात करेंगे वोल्टेज का। आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, बट विल बी सेम। कहने का मींस क्या, सुनिए, यहां पर जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो है इलेक्ट्रिक करंट का। ये चीज बोलना चाह रहा है। ये रिलेशन है, पहले हम क्या बताएं, रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। तो दूसरा फिर क्या है, अगर टेम्परेचर और अदर और भी डायमेंशन जो है कांस्टेंट रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। वो चीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर पर्सनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहां पर क्या आता है, आर आता है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ लो। I क्या है, तो I बाबू इलेक्ट्रिक करंट है। R क्या है, R यहां पर आ गया रेसिस्टेंस, आ गया रेसिस्टेंस। यहां पर R क्या आ गया, R यहां पर रेसिस्टेंस आ गया। सर रेसिस्टेंस क्या होता है, अरे जब बाबू समझा रहे हैं, समझते हो थोड़ा सा तब आएगा मजा। अब ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा चीज है, एक हम ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लीजिए इसका निकालना है हमको स्लोप, क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, तो आपको मालूम है कि सर स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं tan थीटा। क्या यूज करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। तो बच्चा लोग बताइए यहां पर P क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, अब B हो जाएगा I,
तो आप एक बता दें कि V ऑफ I इक्वल टू किसका होता है, R का। सर ये कैसे बता रहे हैं सर, नहीं आ रहा है समझ में। सुनिए, R बराबर V अपॉन I कैसे हो गया, यहां देखिएगा, जब V इक्वल टू IR हो गया, यहां से R निकालना है तो V अपॉन I नहीं हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, मतलब इसे क्या मालूम पड़ा सर, इससे हमको मालूम नहीं पड़ा कि जो V और I का जो स्लोप होता है क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेसिस्टेंस। हम बोल सकते हैं VI ग्राफ गिव अस रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम रेसिस्टेंस समझते हैं, एक्चुअली इसको बाद में बताना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं रेसिस्टेंस क्या है, समझते हैं रेसिस्टेंस क्या है। व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस एक्चुअली रेसिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, इट इज ए properties of matter which oppose the electric current। ये क्या बात सुनिए, कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है किसका, मेटर का। बताना मेटर का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, अभी आपको चार्ज बताएं, एक रेजिस्टेंस भी आ गया। तो एक प्रॉपर्टी होता है मेटर का जो क्या करता है, विच अपोज, जो रोकता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट को। वाह, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, इसके फ्लो को रोकता है, इससे चार्ज के फ्लो जो होता है उसके डायरेक्शन में रहता है। कोई भी चीज अच्छा काम करता है उसको रोकने वाला कोई ना कोई होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना भी अच्छा काम कर ले उसको रोकने वाला कौन हो गया, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या मालूम पड़ा आपको, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ध्यान से, इट इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन कहां गया, एक मिनट, ओम मीटर। ओम मीटर क्या समझे ध्यान से, थोड़ा सा हमको ऐसा यूनिट लिख देना चाहिए, एक मिनट। ओम, इसको ओम में मेजर करते हैं। ओम का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इट्स एसआई यूनिट, क्या बोल सकते हैं इसको, एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, अब इट इज मेजर्ड बाय ओम मीटर। इसको मेजर करता है किसमें, ओम मीटर में करते हैं। किसमें करते हैं, ओम मीटर में। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट्स फॉर्मूला अब जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। आप बताइए वोल्टेज का क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर, इसका क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा क्या, 1 ओम हो जाएगा। आई थिंक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, आसान है, समझ पा रहे हैं ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना है तो बोलिए। आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, हमसे रिप्लाई करेंगे, पर्सनल रिप्लाई करेंगे आप। ठीक है, और नोट्स के लिए आपको मेरे साइट पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के बाद आता है यहां पर क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करेगा, तो पहला सुनिए क्या है, पहला है लेंथ ऑफ वायर। पहला क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर क्या करता, सुनिए ध्यान से, लेंथ ऑफ वायर इज directly proportional to resistance।
ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ ऑफ वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के, जितना लेंथ ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस लगेगा। इमेजिन कीजिए यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंट या बैटरी साथ कनेक्ट कर दिए और यहां से दिल्ली तक वायर भेज दिए, क्या दिल्ली में बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बिकॉज एनर्जी लॉस कर देगा पीछे में, नहीं जल पाएगा। तो वही चीज यहां पर बता रहा आपको कि लेंथ ऑफ वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस का। यानी जितना ज्यादा एल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। इसको हम यू ना लिख करके ऐसा लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना, जितना लेंथ ज्यादा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस। यानी जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तार का तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा इसका फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग क्या है समझिए यहां से। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बोलता है समझिए ध्यान से। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यानी कि अगर एरिया बड़ा कीजिएगा तो रेसिस्टेंस बिल्कुल कम लगेगा, लेकिन जितना एरिया कम कर दीजिएगा रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब क्या चीज, आप काटेगा ऐसे ना, ऐसे काटे जैसे वायर है ही, और वायर को काटने पर ऐसा मिलेगा ना, यही होता है क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर ये एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा अच्छा से। सोचिए ना, इमेजिन करवाते हैं एक रूम में आप लोग बहुत सारा पैक कर देंगे, बहुत सारा 100 आदमी को, दरवाजा एक है, छोटा सा दरवाजा है, तो बताइए उसमें आप बताइए मतलब भगदड़ मचेगा नहीं मचेगा, अच्छा से निकल पाइएगा, नहीं निकल पाइएगा। लेकिन वही बता दें कि अगर एरिया बढ़ा देंगे, दरवाजा बहुत बड़ा कर देंगे, सब आराम से फ्लो हो जाएगा। इसलिए आपको बता दें कि यहां पर क्या होता है कि जैसा ही आप एरिया को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। यानी रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अगर यहां पर एरिया को आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कौन रोकता है, रेसिस्टेंस रोकता है। यहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपका केस बेस्ड स्टडी बनाता है, आपको बता देता है पहले। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा क्या है, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए, तीसरा डिपेंड करता है कि बनल किस चीज का है। अगर कंडक्टर रहेगा, अगर कंडक्टर रहेगा तो आप बताइए इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा अच्छा से। लेकिन अगर इंसुलेटर रहा, अगर इंसुलेटर रहा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट मुन्ना के बराबर फ्लो करेगा। ये तीन तो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को। पहला लेंथ ऑफ वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब यहीं से नेचर ऑफ मटेरियल एक्चुअल में क्या है, इसको अच्छा समझने के लिए समझना पड़ेगा रेजिस्टिविटी। क्या समझना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी। अब समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी क्या, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि तब क्लास करते 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 हो सकते हैं आप मतलब रेस्ट चाहिए, ठीक है, बहुत सारे काम होता है बीच बीच में। ठीक है, आपको हमने 1 मिनट का रेस्ट दिया, 1 मिनट का रेस्ट दिया हमने, 1 मिनट का रेस्ट दिया। जल्दी से आप आ जाओ 1 मिनट में, जो भी जिसको पॉपकॉर्न लाना है या मिक्सर लाना है ला करके रखा लिए, 1 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, चलिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, फटाक से आप आ जाइए फिर वापिस से रेस्टिविटी में। हम भी पानी पी लेते हैं।
वाटर, मैप्योर का वाटर है, मैप्योर का वाटर है, ये बहुत ही अच्छा है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया हो चुका है। चलिए हम लोग रेजिस्टिविटी चलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है समझिए ध्यान से। रेजिस्टिविटी किसे बोलेंगे सुनिएगा, इट इज ए नेचर ऑफ मटेरियल which oppose the electric current। क्या बोला सुनिएगा, इट इज ए नेचर ऑफ मटेरियल, इन नेचर है मटेरियल का जो क्या करता है, आपको फ्लो को रोकता है, रेजिस्टिविटी है। देखिए रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर का, लेकिन ये क्या है, नेचर है उसका। समझ पा रहे ना, जस्ट कुछ बताया हम। अगर मान लीजिए कि नेचर में रहा कंडक्टर, क्या रहा कंडक्टर, तो कंडक्टर रहेगा तो इसमें रेसिस्टेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तेज फ्लो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए रह गया क्या, इंसुलेटर, इंसुलेटर रह गया, इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल हाई होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, न के बराबर फ्लो करेगा बाबू। आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर होगा। अब रेजिस्टिविटी कैसे आएगा समझिए ध्यान से। हमने बताया रेजिस्टेंस किससे अफेक्ट करता है, तो पहला लेंथ ऑफ वायर से, पहला था। दूसरा रेजिस्टेंस किससे और अफेक्ट करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये दूसरा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब दोनों को ऑब्जर्व करिए ध्यान से, ऑन ऑब्जर्विंग, चाहे इक्वेट कर दीजिए, ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आर का आर हो जाएगा यहां पर, और ये प्रोपोर्शनल का साइन होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एल बाई ए, ये मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, जब ये मिल गया, यहां पर आर क्या है, रेसिस्टेंस है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू यहां पर रो आता है, क्या आता है, रो, यानी रेजिस्टिविटी को हम लोग रो बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बता देता है, रो क्या है, रो है। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, एल बाई ए आ जाएगा। सर तो अभी तो आप रेसिस्टेंस निकाल रहे हो ना, रेजिस्टेंस थोड़ी निकालना है, तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, ये रो निकालना है बाबू। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसी को तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो बाबू समझना ध्यान से, यहां पर आर हो जाएगा रेसिस्टेंस, आर हो जाएगा रेसिस्टेंस, और एल हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, तो समझ जाना, और ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां पर रो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सीधा करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो आप बताइए रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हमको ई लिखना है ना, तो हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब इसका एसआई में देख लेते क्या होगा। तो बताइए रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, और एरिया को करता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को करता है मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो यहां पर आ जाएगा क्या, ओम, और यहां पर क्या गया, मीटर। समझ पा रहे हैं ना, तो बोल देंगे इट इज मेजर्ड इन ओम मीटर, यानी कि आप बोल देख सकते इसको एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है, आगे चले, बोलिए, देख लो बढ़िया से समझाते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल है, फैक्टर अफेक्ट करता है लेंथ, लेंथ जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया जितना घटाओगे रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा,
एरिया जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम लगेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ गया, और रो होने करेंगे तो बाबू ई मल्टीप्लाई होकर के नीचे एल हो जाएगा, और आर का होता है ओम, और एम एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एम सेंटीमीटर ओम मीटर। ये होता है रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसके बाद समझेंगे रेसिस्टर। इसके बाद समझना है रेजिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर इट इज ए कंपोनेंट, कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको, दैट अपोज इलेक्ट्रिक करंट। एक डिवाइस है, एक अप्लायंसेस है, कंपोनेंट्स है, ये क्या है? एक डिवाइस है, यंत्र है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। आप देखे होंगे, आप देख सकते होंगे रेसिस्टर, क्या आप ऐसा नहीं देखे मार्केट में रहता है ऐसे, कोडिंग किया हुआ रहता है ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं रेसिस्टर। अब इसको हम लोग सिंबल कैसे करेंगे? तो सिंबल हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ठीक है? रेसिस्टर क्लियर है? अगर रेसिस्टर क्लियर है तो इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। आखिर से कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है? डेट्स आर वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू, ठीक है? तो चलते हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ध्यान दीजिएगा, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्या समझिएगा ध्यान से, ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप। पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सुनिए ध्यान से। विच कॉम्बिनेशन in which electric current is same but potential difference are different। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हम लोग बोल सकते हैं क्या? वोल्टेज। इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है? तो बोलिए विच कॉम्बिनेशन इन विच इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, यानी कि वोल्टेज क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। अगर यूं तौर में आप बोलेंगे शॉर्टकट में, इलेक्ट्रिक करंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या रहने वाला है? डिफरेंस करने वाला है, मतलब वेरी करने वाला है। इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब समझते हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है? पहले बताइए आप हमको कि ये मान लीजिए ऐसे बना दिया सर्किट बना रहा है, ठीक है? इसमें पहला रेसिस्टेंस लग गया, दूसरा रेसिस्टेंस लग गया, और ये तीसरा रेसिस्टेंस लग गया, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट करवा दिया एक सेल से। ये रहा स्विच, अब यहां पर हो गया ऑन। स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। इसमें बल्ब लगा दे क्या एक तो? हाँ सर बल्ब लगा दीजिए, लगा देते हैं। मान लीजिए ये बल्ब जल तो रहा है, ये बल्ब जल तो रहा है, लेकिन आपसे पूछेंगे कि इसको रेसिस्टर R1 से डिनोट करेंगे, इसको R2 से करेंगे। दिस इज रेसिस्टर। आपको पता है रेसिस्टर क्या होता है? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ये रेसिस्टर काम क्या करता है? इसको रोकता है वोल्टेज को। तो कितना रोकेगा वो हमको निकालना है। तो बताइए एक वायर से गया कि नहीं गया? यहां से अगर I निकला तो ये ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फिर यहां लौट गया। आप समझ सकते हैं?
ऐसा लौट गया। तो ये दोनों मिल करके कितना वोल्टेज को रोका है, जितना रोका और जितना गैप मिला करके इसके बराबर आएगा, ये हमारा वोल्टेज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहां R1 हो गया, यहां क्या हो गया R2 हो गया। अब बताइए ई वोल्टेज, तो यहां जितना रोका हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। ये V1 मान लीजिए वोल्टेज रोका है, V2 रोका है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको यहां पर आ जाना चाहिए वोल्टेज में। तो यार बताइए वोल्टेज अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा एस, क्योंकि तार कितना है एक है और एक ही तार के साथ सब कंबाइंड है तो होता है सीरीज में। तो Vs बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है V1 प्लस V2। अगर 3 रेसिस्टर रहेगा तो V3 आ जाएगा। तो अब बताइए कि V बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है IR, क्या होता है IR बाय ओम्स लॉ। यहां लिखेंगे बाय ओम्स लॉ क्या होता है बाबू, तो V बराबर हम लिख देंगे यहां पर IR, सीरीज में तो S लिख देंगे इज इक्वल टू, इसके यहां पर बताइए क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2। इसको ऐसा ही रहने देंगे IRS इज इक्वल टू, यहां I ले लेंगे कॉमन तो बच जाएगा R1 प्लस R2। I साई मर गया तो RS बराबर आ गया R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सीरीज का, ये फॉर्मूला हो गया हमारा सीरीज का। अगर आपसे क्वेश्चन बोलेंगे कि अगर मान लीजिए 3 रेसिस्टर है, ये R1 हो गया, ये रेसिस्टर समझिएगा, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रेसिस्टर है, अब तीनों क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज रोक रहा है। मान लीजिए ये 2 ओम को रोक रहा है, ये 3 ओम का, ये 5 ओम का। तो आपसे हम बोलेंगे कि बाबू बताओ हमको कि कितना इसमें रोक रहा है तीनों मिला करके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए यहां पर लगाएंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताइए R1 कितना दिया हुआ है 2 प्लस, R2 कितना दिया हुआ है 3 प्लस, और ये कितना दिया हुआ 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 10 ओम रोक रहा है। कितना रोक रहा है 10 ओम। यानी ये तीनों को मिलाकर के हम बोल सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं आपको कि ये 10 ओम अकेले रोक रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिलाकर जितना रोक रहा था ये अकेले उतना ही रोकेगा 10 ओम। समझ में आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक है। आई थिंक सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन से आप ले सकते हैं, नहीं तो पीपीटी आपको मिलवे करेगा, बार बार तो बोल रहे हैं। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, इसमें कंफ्यूज होता है बच्चा लोग, अच्छा बाद में बताते हैं कंफ्यूज कैसे होता है। देखिए से कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो कितना लोग गड़बड़ा कर बोलता है इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंस रहेगा, ये सिर्फ सेम रहेगा। ऐसा नहीं समझना, आपको होता है सीरीज ए से सेम, अब इसे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा सेम रहेगा। क्लियर हो गया, ये तो अपन का दिमाग है। वो दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाम दीजिएगा विच कॉम्बिनेशन इन विच, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम था, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज आर सेम बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंस। इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो तो लॉन्ग बन रहा है, लेकिन हाँ अगर इस वीडियो को देख लिया तो कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, उसकी गारंटी मेरी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या देखें आप, सर इसमें ना क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से डिफरेंस हो जाता है, अब वोल्टेज सेम हो जाता है। बताइए सर डायग्राम से, ठीक है बाबू बता रहे डायग्राम से। डायग्राम क्या है देखिएगा, मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, और यहां से वायर गया और एक यहां पर लगा दिया ऐसे, एक यहां से गया यहां पर लगा दिया है कैसे, ठीक है, और यहां के बाद क्या होता है ऐसे
पोटेंशियल डिफरेंस यहां से मिल गया, मिल गया। मजाक करता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर आपसे बोलेंगे यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ R1, यहां लगा हुआ R2, ध्यान दीजिएगा, ये R1 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है R2, यहां वोल्टेज, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यहां तक आई गया, समझे ध्यान से। लेकिन आप बताइए जितना वोल्टेज अगर मान लीजिए यहां पर 220 वोल्ट का है, तो आप देख सकते हैं इस तार में भी करंट क्या गया है, आई गया है। कहने का मीन्स क्या है, इसमें गया I1, इसमें चला गया I2, लेकिन वोल्टेज आप देखे होंगे कि यहां तक तो सेम है, वोल्टेज यहां तक सेम है, लेकिन जैसा ही आगे जाएगा, समझे ध्यान से क्या होता है, जैसे ही आगे जाएगा तो इसमें भी वोल्टेज से आएगा बाबू वही चीज, और इसमें भी वही चीज वोल्टेज से आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, डिफरेंस कर जा रहा है। इसके लिए अलग वायर जा रहा है, इसके लिए अलग वायर जा रहा है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, सेम वायर था, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट सेम था। लेकिन आप देख सकते हैं इसके लिए पर्सनल वायर जा रहा है, इसके लिए पर्सनल वायर जा रहा है। अगर दोनों वायर अलग अलग होगा तो बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डिफरेंस कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहां से जो आई गया है, अगर टोटल चाहिए हमको, तो आई तो पैरेलल में हम किए हैं, तो क्या मिल जाएगा मालूम है, तो हमको करना पड़ेगा I1 प्लस I2। अब बाय ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल होता है IR, समझ पा रहे हैं आप। तो बताइए हमको I की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो V अपॉन R लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू I की जगह पर। तो उसी प्रकार से यहां क्या कर देंगे, लिख देंगे V अपॉन R, पैरेलल में यहां लिख देंगे P इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V इज इक्वल टू R2। अब यहां पर लिखेंगे V अपॉन RP, वैसा ही रहेगा। यहां पर ले लेंगे V कॉमन, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान दीजिएगा, V से भी क्या हो गया, मर गया, तो बच गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं इस पर, क्या बोलते हैं यहां से, ध्यान से। अगर मान लीजिए आपसे बोलते हैं कि ये मान लीजिए ऐसे ऐसे दो रेसिस्टेंस है, इससे जा रहा है, ये R1 जो है, समझे ध्यान से, यहां पर मान लीजिए लेते हैं हम 2 ओम, यहां लेते हैं 3 ओम, ठीक है। हमको निकालना है कितना, हमको निकालना है, क्या बताइए कि कितना जाएगा इसमें, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो हम पैरेलल में है, देख रहे हैं, तो बताइए 1 अपॉन RP बराबर क्या कर लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब बताइए वहां 1 अपॉन RP सही लिख देंगे, बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन RP सही लिख देंगे, बराबर इसका एलसीएम 6, ये 3 बार 3 हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2 बार में 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 5/6। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, तो RP बराबर हो जाएगा 6/5, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 1 पॉइंट कुछ ओम। ये हो जाएगा बाबू, कुछ क्या कर लेना तुम, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास रेजिस्टेंस देते हैं, देखिएगा 3 रेसिस्टर देते हैं, कितना देते हैं, 3 रेसिस्टर आपको देता है 3। पहला जो रेसिस्टर है वो है 3 ओम का, ठीक है, आपको ऐसे नहीं बना करके ऐसा बताता है, 3 ओम का है। दूसरा जो रेसिस्टर है यह भी 3 ओम का है, और तीसरा जो रेसिस्टर है यह भी कितना ओम का है, 3 ओम का है। तीनों 3 ओम का है। अब इसको पता है कैसे जोड़ेंगे, सीरीज पैरेलल कैसे भी जोड़िए आप। मेरा जो आंसर आना चाहिए, एक आना चाहिए 1 ओम का, दूसरा 4.5 ओम का आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, कैसे लाइएगा। तो पहले इसको जोड़ेंगे प्योर सीरीज में,
पहले जोड़ के देखते हैं प्योर सीरीज में, ध्यान दीजिएगा। प्योर सीरीज में जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर कितना आएगा, R1 दिया हुआ 3 प्लस 3 प्लस 3, तो टोटल कितना आएगा 9 ओम। यानी सोचिए 9 तो हमको लाना नहीं था, सीरीज में करने पर नहीं आ रहा है, प्योर सीरीज में करने पर तो कम से कम नहीं आ रहा है। आगे तरीका बनाते हैं, प्योर पैरेलल करते हैं। प्योर पैरेलल, प्योर पैरेलल करेंगे तो बताइए 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, और यहां 1/RP। तो बताइए 1/RP बराबर हो जाएगा 3/3, कटने पर आ जाएगा 1, यानी कि बताइए RP इसको उल्टा करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 1 ओम। एक ठो आ गया, एक ठो आ गया, कौन सा आ गया, ये वाला। मतलब कैसे मालूम पड़ा कि प्योर पैरेलल करने पर हमको 1 ओम आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस कहां लग रहा है, सीरीज में लग रहा है पैरेलल में लग रहा है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है आपका सीरीज में। सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कितना लग रहा है 9 ओम, और वही कॉम्बिनेशन को अगर बदल करके पैरेलल में कर दे रहे हैं, देखिए कितना कम रेजिस्टेंस लग रहा है। इसमें करंट जो है बहुत कम फ्लो करेगा, इसमें करंट बाबू बहुत तेज फ्लो करेगा, बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस। In the case of pure series, and this has more resistance, then could not freely move electric current. इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अच्छा से मूव नहीं कर पाएगा, इसमें कर जाएगा आराम से। 1 ओम तो लग रहा है आराम से जाएगा। आपको एग्जामिन करेगा, जैसे मान लीजिए आपको बोला 100 मीटर दौड़ना है, तो आप दौड़ जाएंगे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर बात बोलेंगे आपको पानी में दौड़ना है, तो क्या उतना टाइम में पहुंच पाएंगे जो जिसमें पहले वाला टाइम में पहुंच गए थे। पहले वाला टाइम में ऐसे रोड पर बोलने दौड़ने के लिए तो आप 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ जाइएगा, पानी में 1 मिनट दौड़ जाएगा 100 मीटर। अब बोलिए सर हाँ दौड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन लेट तो लगेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां तो कोई डाउट नहीं है। सर 4.5 कैसे आएगा, तब हमको मिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, किसका, सीरीज का और पैरेलल का, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल का। कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। क्या इसको ऐसे जोड़ेंगे हम, ये 3 ओम यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर। पहला सीरीज में है, दोनों का दोनों पैरेलल में है। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल में है। तो बताइए पहले चलते हैं पैरेलल के लिए, पहले चलते हैं पैरेलल के लिए। जब पैरेलल के लिए चलेंगे तो क्या होगा सुनिए ध्यान से। इसका निकालेंगे तो 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3, तो टोटल आ जाएगा एलसीएम 3, 1 बार 1 प्लस 1, यहां 1/RP। अब ध्यान दीजिएगा RP बराबर कितना हो जाएगा 3/2, मतलब कितना 1.5। तो इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आ गया 1.5। अब इसका कैसा बन गया मालूम है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया, अभी कितना था 3 ओम था। अब ये दोनों को करने पर कितना आया, ये दोनों को करने पर कितना आ गया 1.5 ओम, ठीक है। अब बाबू यहां सीरीज में है, तो बताइए यहां पर निकालने के RS बराबर तो R1 प्लस R2, यहां पर 3 ओम प्लस 1.5 ओम, तो कितना हो जाएगा यहां पर 4.5 ओम। वाह मजा आ गया, मौज कर दिए आप लोग, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखे तो आपके टीचर लोग खुश होकर के आपके घर पर आ जाएंगे मार्क्स देने के, वाह क्या लिखा है कॉपी, बहुत बढ़िया, खुश हो जाएंगे टीचर आपका, फिदा हो जाएंगे टीचर आप पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा, आराम समझिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, बार बार आपसे पूछ रहे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, अच्छे से ढंग से देंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है बोलिए, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन देख लिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का दोनों देख लिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो बचता है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है सर, हाउस होल्ड सर्किट में
हाउस होल्ड सर्किट में कौन सा यूज करता है? हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करता है? हम लोग देखे बाबू कि यहां पर देख सकता है तुम सीरीज में देख सकता है क्या है, वही चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, अब पैरेलल में बिल्कुल कम लग रहा है। सीरीज में 9 लग रहा है, अब पैरेलल में कितना आया था? पैरेलल में आया था आपका 1 ओम, इसलिए पैरेलल सही है घर में यूज करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो इसको लिख दीजिए आप फटाक से। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग, मतलब कहने मतलब वोल्टेज सेम होता है और अलग अलग वायर के लिए आता है, ठीक ना? तो इंडिविजुअली स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसमें। समझ रहे हैं ना? जैसे सीरीज में करेंगे तो एक ऑफ करेंगे तो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा घर में, ठीक है? अब एक करेंगे तो रेजिस्टेंस इतना लग जाएगा सीरीज में कि पूरा बल्ब जलवे नहीं करेगा घर में, तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए इंडिविजुअली लगा देता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ये चीज, और रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है। एंड रेजिस्टेंस इज वेरी लो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है? बिल्कुल लो होता है, मतलब कम होता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलल हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है? आई थिंक यहां तक क्लियर होगा हाउस होल्ड सर्किट। क्लियर? तो चलते आगे इलेक्ट्रिक पावर, जानिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, बाय ए डिवाइस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या होता है? भूत आ गया क्या? कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, ये बोलता है एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। आप लोग क्लास पढ़े होंगे, किसमें? आप पढ़े होंगे 9th में। आपको क्या बताया होगा पावर का? नाम पर P बराबर W/T, जितना वर्क करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। थोड़ा चेंज है इसमें, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, बिकॉज वर्क इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, इसलिए यहां पर बोल सकते हैं कि वर्क एक प्रकार एनर्जी है। एनर्जी कंज्यूम जितना होगा बाय डिवाइस, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, डिवाइस द्वारा एनर्जी जितना कंज्यूम होगा पर यूनिट टाइम में, तो उसे बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, यानी P बराबर आप क्या बोल सकते हैं? E/T, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। नहीं समझे? समझ गया ना? चलिए आप बताइए, इसको एनर्जी को लिखते हैं जूल में, टाइम को लिखते हैं सेकंड में, तो इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसा भी करके लिख सकते हैं हम। तो बताइएगा इसका एसआई यूनिट होता है क्या? वॉट। क्या होता है? वॉट। समझ पा रहे ना? तो कहने का मीन्स क्या है कि इसका वॉट होता है, अब एक वॉट जो होता है इक्वल होता है किसके? जूल पर सेकंड का, ठीक है? ये चीज छोटा चीज याद रखिएगा, तीनों केस में आया था आपको, बिल्कुल जरूरी है। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि चार्ज को लिखते हैं क्यू से, मेजर करते हैं कूलोम में, ठीक है? वोल्टेज को लिखते हैं V से, मेजर भी करते हैं किसमें? बोलिए, V में। रेजिस्टेंस लिखते हैं R से, मेजर करते हैं ओम में। ये चीज छोटा चीज याद रखना चाहिए, इसको कहीं खोपचे में लिख लीजिएगा आप, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या समझ में आया? यहां तक क्लियर होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो बस सर यही फॉर्मूला होता है कि नहीं बाबू, और है क्या 9th क्लास में तो पढ़ा होगा P बराबर W/T, बिकॉज वर्क इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी सेम है। अब बताइए, क्या हम इसके जगह पर, वर्क के जगह पर V क्यों लिख सकते हैं? बोलिए। अरे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज,
तो डब्ल्यू निकालना है हमको, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। वही तो क्या, डब्ल्यू बराबर वी क्यू लिख दिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना। चलिए टाइम को लिख देंगे, टाइम। तो बताइए P बराबर हो जाएगा V का V और Q बाई टी, याद होगा I इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो Q बाई टी को हम लिख सकते हैं I, तो V बराबर एक और फॉर्मूला आ गया VI। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, इसके बाद एक फॉर्मूला और इसका है, एक फॉर्मूला और इसका है। P बराबर होता है VI, तो बताइए P इज इक्वल टू V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, ओम्स लॉ। अब इंटू में क्या कर देंगे I, तो बताइए क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला और होता है, P बराबर अब जब VI लिख ही दिए हैं, तो बताइए V का V लिख देंगे और I की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, V अपॉन R। तो बताइए P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो तीन फॉर्मूला है पावर का, फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर, समझ पा रहे हैं ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर, समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आखिर हम लोग पावर का कमर्शियल यूनिट क्या है, किसे मेजर करते हैं पावर को, मतलब बिजनेस में हम लोग आखिर कोई भी चीज में यूनिट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, समझते हैं ध्यान से। किसको मेजर करते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर में। सर ये क्या होता है बताइएगा, सुनिए ध्यान से। इतना ही बराबर आपसे बोलेंगे 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, इसमें फिल करना है, कैसे करेगा, निकालते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलो मीन्स कितना 1000, वाट जब क्या लिख सकते हैं, सुनिए वाट के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे इनटू जूल पर सेकंड। अब आवर, एक घंटे जब क्या लिख सकते हैं 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड मर गया तो कितना हो गया 3 0 2 0 5 0, 1 2 3 4 5, इतना जूल हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यहां भर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हो जाएगा। अब बाबू तरह बताते हैं, इतना ही को हम लोग बोलते हैं क्या, एक यूनिट। घर पे आता है बिजली बिल वाला निकालने बिल, तो बोलता है कितना है, बोलता है ना कि हाँ आप इतना यूनिट खर्च कर चुके हैं। अरे बाबू अगर 2 यूनिट बोलता तो राहत मिला, हाँ बहुत नहीं, बहुत कम यूनिट खर्च हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए बोल दे रहे हो 3.6 टू द पावर 6 जूल, बोल दे 3.6 टू द पावर 12, 6.212 इज इनटू पावर 6 टू पावर 18, गड़बड़ है बाबा, इधर हार्ट अटैक से मर जाएगा, इतना खर्चा हो गया। अरे बाबू बहुत छोटा यूनिट है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि आपका डिस्टेंस यहां से मान लीजिए कि कितना है, एमआई थी ना, आपको बोलेगा कि मम्मी हम जा रहे बाहर खेल के आ रहे हैं, तो ठीक है जाओ 1 घंटा में आ जाएंगे, तो मम्मी से हाँ ठीक है 1 घंटा में आ जाएंगे, मम्मी 60 मिनट में आ जाएंगे। अरे 60 मिनट बोल रहे हैं, थोड़ा सा तो है वही चीज, कन्फ्यूजन तो होगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा। एक बोल देगा मम्मी 3600 सेकंड के बाद आ रहे हैं, तो और गुस्सा हो जाएंगे मम्मी। एक बोले मम्मी 1/24 आवर में आ रहे हैं, फिर तो वही हो गया। तो कहने का मीन्स क्या समझ में आया, है वही चीज, इसलिए इतना ना बोल करके आपको बोला जाता है 1 यूनिट, कि आपका इतना यूनिट का बिल उठा चुके हैं आप, इतना जूल आपका एनर्जी कंज्यूम हो चुका है, डिवाइस घर में लगाए उसमें। 4 बोलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 बोलेगा से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें है जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आखिर जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, सुनिए ध्यान से। ये जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Joule resistance and directly proportional to the time। डिफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है ना, कुछ नहीं है, सुनिए ध्यान से। ये बोलता है जूल हीटिंग ऑफ करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा तो हीट तो होता है ना। आप देखोगे डिवाइस चला रहे हैं, छूते तो गर्म हो जाता है, मोबाइल चला रहे हैं, छूते गर्म हो जाता है। आखिर रीजन क्या है? तो सुनिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम का। मतलब जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, यहां पे कांस्टेंट एज 1 मानते हैं तो हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये फार्मूला हो गया जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। मतलब आप इसी से याद कर लीजिएगा, जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये क्या बोलता, सुनिए ध्यान से। जितना देरी तक सर्किट में करंट बहेगा उतना ही देरी तक क्या होगा? यहां पर हीट होगा, याद रखिएगा। जितना देरी तक आप इसे बढ़ाइएगा इलेक्ट्रिक करंट, उतना ही क्या होगा? ये हीट होगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। जितना देरी तक इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे आप? बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? हीट होगा। जितना देरी तक आप टाइम लगाएंगे, जितना समय तक भगाएंगे, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्मार्ट बोर्ड भी क्या हो गया? थोड़ा सा हीट हो गया, बिकॉज इसमें भी तो रेजिस्टेंस होगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, अब बताइए इसमें रेजिस्टेंस जितना देरी तक आप, मतलब कोई भी डिवाइस में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा हीट होगा। जैसे कि आप आयरन देखना, आयरन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। नाइक्रोम का वायर है जो, उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसमें लाल हो जाता पूरा हीट होके। यहां तक कि बल्ब में भी जो तुम्हारा फिलामेंट लगा हुआ है ना, उसमें भी क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मतलब जलने लगता है वो। आप देखोगे बल्ब में ना ऐसे लगाया जाता है तार को, ऐसे ऐसे तार को ऐसे लपेट के लगाया जाता है। क्यों? इसलिए ध्यान से ऐसे करके लगाएंगे, एज कंपेयर टू ऐसे, इसका लेंथ बढ़ेगा, तार का लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब तार का लेंथ बढ़ेगा बाबू, जब एल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फैक्टर या फैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक में बताया हूं रेजिस्टेंस में। अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो आर बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो ज्यादा हीट होगा, याद रखिए। और ज्यादा हीट हो गया तो ब्राइटनेस होता है, जलेगा। समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तीनों मिला करके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों मिला के क्या बनता है? एच आई स्क्वायर आर टी। यहीं से एच इज इक्वल टू आई आर टी। यहां पर प्रोबेबिलिटी की साइन एज ए 1 कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? आई थिंक हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा यहां पर, नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसको डिराइव कर देते हैं। तो बताइए P बराबर क्या होता है? E बाई टी होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? तो P इज इक्वल टू E बाई टी होता है। तो आप बताइए, क्या हम E की जगह पर हम W लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए ध्यान से, क्या कि बिकॉज एनर्जी ये भी है और वर्क भी एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। आपको एक बात बताते हैं, चाहे वो हीट रहे, चाहे एनर्जी रहे, चाहे तो वर्क रहे, तीनों का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्या हम W जब क्या लिख सकते हैं? तो W जब हम V क्यों लिख सकते हैं? बोलिए, V क्यों लिख सकते हैं? बताइए हाँ या ना? नहीं,
अरे W की जगह पे लिख क्या सकते हैं बताइए, तो W पर लिख सकते हैं हम लोग V इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए कि ये हो गया P, अब P बराबर क्या हो जाएगा V क्यू, तो अब बताइए नीचे क्या है टाइम है, तो यहाँ पर V और I हो जाएगा, पावर का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, V इक्वल टू P इक्वल टू VI, तो पावर का जब ये फॉर्मूला होता है तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, I स्क्वायर R, होता है या नहीं होता है बताइए सर, बिल्कुल होता है। क्या है कि इसके जगह पर अगर मान लीजिए कि इतना हम पावर का ही तो फॉर्मूला है, इतना बराबर होता नहीं सर, पावर बराबर ये होता है, पावर बराबर ये भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये पावर है, इसके जगह हम लिख सकते हैं E बाई टी भी लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, यहां हो गया I स्क्वायर R, टी उधर जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, अब इंटू में टी हो जाएगा, अब E जो एनर्जी एक प्रकार का क्या है हीट है, तो I स्क्वायर R और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप इसका मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके आप डिस्क्रिप्शन बना के डाल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी, चाहे आप मेरे साइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए रेसिस्टेंस हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस निकलेगा टोटल, आपको सीरीज निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए है, यहां मान लीजिए बी है, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा निकालना है, और इसके अगले जो हम लेक्चर लेंगे उसमें इसका हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। आप नहीं तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पर भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तीसरा जो है इसका बताइएगा, ये चीज तीनों को निकाल के बताइएगा कितना होगा, ठीक है। आपको बात बोलते सुनिए ध्यान से कि एक चीज आपसे बताना चाहते हैं, एक चीज इसलिए बताना चाहते हैं ना कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरह से, आपको एनी हाउ पढ़ाई करना चाहिए, और बॉय लोग तो और करना चाहिए बाबू, ठीक है। बता रहे इसलिए ना कि लाइफ बाबू पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, हम बताए भी है कि क्लास में कई बार बच्चों को बताया भी है कि देख हम लोग 3 दोस्त थे बाबू, बहुत बढ़िया वाले, बहुत बढ़िया वाले 3 दोस्त थे, एक दोस्त था हजारीबाग का, एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, एक हम यहाँ झारखंड के थे, मतलब कि पलामू डिस्ट्रिक्ट है। तो तीनों दोस्त हम लोग कॉलेज में तो साथ बैठना, बहुत बहुत गहरा वाला फ्रेंडशिप, साथ में खाना खाना, उठना बैठना, सब चीज साथ में, और हम लोग जाते थे रात में 11:30 बजे लाइब्रेरी से निकल करके मेस में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग घर की ओर बढ़ते आगे, तो खाना जब खाने के बाद घर बढ़ते हैं तो एक जो मेरा दोस्त था वो जाता है और उसका कॉल आता है, हम बोलते हैं क्या हुआ बोलो, हमारा दोस्त है, बट उधर से जो बोला ना दूसरा बंदा था, बोला क्या आप चिंता इनको, बोले जी हाँ मेरा दोस्त है वो, हम बोले क्या कर दिया फिर वापस से ही, दोस्तों में ऐसा ही होता है, तो मालूम पड़ा ना एक्सीडेंट कर गया उसका, अब बोला कि ही डाइड ऑन स्पॉट डेथ, स्पॉट डेथ हो गया था उसका, 19 साल का था वो, हम लोग को छोड़ के चला गया। इसलिए ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाइए, जितना ज्यादा फ्रेंड सर्कल बनाइए उतना ही नुकसान आपका है, इसलिए कम फ्रेंड बनाइए और मेहनत करिए तबातोड़, और आप इस पे कम से कम 100 लाइक करिएगा, 100 लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत टाइम लगा, लगभग 2 घंटा का लेक्चर हो चुका है, 100 लाइक कीजिएगा, और आपको जो चैप्टर चाहिए होगा आप कमेंट में बोलिएगा, हम वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और साथ में इसका अगर नोट्स चाहिए आपको तो मेरे साइट्स पे जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप पढ़े ना कॉपी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, क्या पूरा होगा, हो सकता कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते रहेंगे और नेक्स्ट